नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 तो द हिंदू के, 2 एक्स्ट्रा। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे बुलडोजर जस्टिस से संबंधित। दूसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का गवर्नमेंट जॉब्स से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का साउथ पैसिफिक ओशन में चाइना और यूएस के बीच राइवलरी से संबंधित। और चौथा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट कंटेक्स्ट का, क्रिप्टो मार्केट जो क्रैश हो रही है, क्या रीजंस हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बुलडोजर जस्टिस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बुलडोजर जस्टिस कोई ऐसी टर्म तो है नहीं जिसका मतलब डिक्शनरी में मिलता हो और मैं आपको बताऊं बुलडोजर जस्टिस की डेफिनेशन ये है, लेकिन पता आपको भी है बुलडोजर जस्टिस है क्या। जब देखो कुछ लोगों पर आरोप लगता है हिंसा फैलाने का, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा फैलाई गई या फिर 2 कम्युनिटीज़ में आपस में वायलेंस हो गया, तो उस समय ना सरकार ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पहचान करती है उन प्रोटेस्टर्स में से किसका घर इल्लीगल है या फिर घर का एक हिस्सा जो है वो इल्लीगल है। तुरंत के तुरंत सरकार की जो अथॉरिटीज़ हैं वो उन प्रोटेस्टर के घर को गिरा देती हैं या फिर घर के एक पार्ट को गिरा देती हैं। समझ गए? सरकार का मकसद होता है प्रोटेस्टर्स को लेसन टीच करना, सबक सिखाना, ताकि समाज में और कोई पर्सन हिंसा फैलाने की कोशिश ना करे। जब भी वो हिंसा फैलाए तो उसके मन में ये ख्याल जरूर आए कि अगर मेरी पहचान हो गई हिंसा के बाद तो मेरा घर जो है गिरा दिया जाएगा। अब आपको लगेगा ऐसे कैसे गिरा दिया जाएगा, सिर्फ इल्लीगल घरों को ही तो गिराती है सरकार। देखो, आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, हमारे देश में ना ज़्यादातर कॉलोनीज इल्लीगल होती हैं, अनप्लान ढंग से डेवलप हुई होती हैं। और हमारे देश में एक गलत बात यह है, हर दूसरा पर्सन, मतलब कोई डेटा नहीं है मेरे पास में, लेकिन आप सोच के देखिए, हर दूसरा पर्सन अपने घर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है, यानी सड़क का एंक्रोचमेंट कर लेता है। तो फिर ना आप जिस भी घर को देखने जाओगे ना, थोड़ी थोड़ी गलती तो मिल जाएगी किसी ना किसी घर में। तो मैं फिर से बोलता हूं, जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर घरों की बात कर रहा हूं। कहीं आप में से किसी को लगे अरे ऐसे कैसे सर, हमारा घर तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक होगा भाई साहब, सॉरी। तो समझ गए, ये है बुलडोजर जस्टिस। पहले हम बात करते हैं बुलडोजर जस्टिस के पक्ष में क्या पॉइंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, कुछ जो एक्सपर्ट बोलते हैं ना कि प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट है हमारे देश में, तो वो लोग जो बुलडोजर जस्टिस के पक्ष में पॉइंट देते हैं वो बोलते हैं कि बेशक प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन वायलेंस करना थोड़ा ना आपका अधिकार है। पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना, पुलिस पर्सनल पर पत्थर फेंकना, ये थोड़ा ना आपका फंडामेंटल राइट है। दूसरा, अगर देखो इस प्रकार से सरकार प्रोटेस्टर्स के इल्लीगल घरों को तोड़ती है ना, तो इससे समाज में एक डेटरेंस क्रिएट होता है, डर पैदा होता है कि ये काम नहीं करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना, हिंसा नहीं फैलानी, अदरवाइज सरकार हमारे घरों को तोड़ देगी। और ये एक फॉर्म है इंस्टेंट जस्टिस की। अगर देखो मामला अदालत में जाए, कई कई साल तक चलता रहे, तो लोग भूल जाते हैं कि हाँ, यहां पे उस दिन 7 साल पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया था, हर कोई भूल जाता है। लेकिन इंस्टेंट जस्टिस जब डिलीवर होता है ना, तो लोगों के मन में ज्यादा डर पैदा होता है और फ्यूचर में इस प्रकार के क्राइम्स पर लगाम लगती है अपने आप से। नेक्स्ट, सरकार यह भी बोलती है हम देखो सिर्फ उन्हीं घरों को डिमोलिश करते हैं जो इल्लीगल हैं, और एक अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है उन लोगों को जिनके घर गिराए जाते हैं कि आप आइए, आंसर दीजिए, हम आपका घर जो है वो गिराने वाले हैं, इल्लीगल है, अगर आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है तो आप आंसर दे सकते हो। सरकार का मानना है हम उनको नोटिस देते हैं और नोटिस का इंतजार करते हैं। लेकिन अब बुलडोजर जस्टिस के अगेंस्ट जो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, जब इस प्रकार से सरकार सजा देती है ना प्रोटेस्टर्स को, तो सरकार ही जज, सरकार ही जूरी, सरकार ही एग्जीक्यूशनर, सेम सब कुछ सरकार ही है। तो ये तो डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। कायदे से होना क्या चाहिए, पुलिस जिनको पकड़ा गया है, प्रोटेस्टर्स की पहचान हुई है, उनके खिलाफ केसेस को इन्वेस्टिगेट करे,
मामला रखे कोर्ट में ट्रायल चले और बाद में जज जो है फैसला दें कि इनका ऐसे लोगों का क्या करना है जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। दूसरा, बहुत बार सरकार इन प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट बहुत ही हार्श सेक्शंस को इंपोज कर देती है, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एनएसए लगा देती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा देती है, मतलब बहुत ही गंभीर तरह की धाराएं लगा देती हैं। तो पॉइंट ये है, बहुत बार इन सेक्शंस का मिसयूज होता है। और देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए घर है, घर में 5 सदस्य रहते हैं। अब एक सदस्य ने कुछ गलत किया, घर में तो बाकी लोग भी रहते हैं ना, तो एक सदस्य की गलती की वजह से आपने पूरा घर डिमोलिश कर दिया या फिर घर का एक बड़ा हिस्सा गिरा दिया, ये तो गलत है ना। और इससे देखो रॉन्ग प्रेसिडेंट भी सेट होता है। जैसे यूपी में ये हुआ तो लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों ने, बाकी स्टेट्स में भी इसे फॉलो किया जाने लगा। एमपी में भी, दिल्ली में भी आपने देखा कि हिंसा के बाद किस प्रकार से जो एमसीडी है वो बुलडोजर लेके पहुंच गई जहांगीरपुरी में और दूसरी जगहों पर। तो गलत प्रेसिडेंट सेट होता है, लोगों में इंस्टेंट जस्टिस की तरफ जो इंक्लिनेशन है ना और ज्यादा होता है। कल को और भी कोई क्राइम होगा, जनता का दबाव बढ़ेगा और केसेस में भी सरकार फिर इंस्टेंट जस्टिस करने लगेगी। जैसे गैंगस्टर्स का एनकाउंटर करना यूपी में, और हैदराबाद में भी जो रेप के आरोपी थे उनका एनकाउंटर, बाद में कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी ने इसे फर्जी करार दिया था। नेक्स्ट देखो, ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, मतलब जिनका घर गिराया जाता है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक का नाम है यूपी आवास एवं विकास परिषद वर्सेस फ्रेंड्स कोऑपरेटिव, ऐसा कुछ है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, राइट टू शेल्टर जो है वो फंडामेंटल राइट है, जो एक तो आर्टिकल 19(1)(e) से निकल के आता है राइट टू रेजिडेंस के अंतर्गत, और दूसरा आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है ना, यहां से भी निकल के आता है। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये पॉइंट ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मतलब पॉलिटिकली तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, तो आंसर्स में या तो मत लिखिएगा या फिर सोच समझ के लिखिएगा। कुछ आरोप ये लगते हैं सरकार के ऊपर कि सिलेक्टिव अप्रोच सरकार अपनाती है, जैसे मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है ज़्यादातर केसेस में, तो इसकी वजह से एक बड़ा सेक्शन जो है हमारे समाज का वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, एलियनेटेड फील करता है। अब देखो, इससे पहले कि हम कंक्लूजन जाने, एक केस स्टडी राइटर देते हैं। केस स्टडी है मिस्टर जावेद की, ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से संबंध रखते हैं। इन पर आरोप लगा वायलेंस के मास्टरमाइंड होने का, इनका घर गिराया गया। तो राइटर कहते हैं, अभी तक देखो स्टेट इनसे टैक्स कलेक्ट करता आ रहा था, इनके सो कॉल्ड इलीगल घर से, तो फिर तो स्टेट भी जिम्मेदार है कि इतने दिनों से इलीगल घर से टैक्स कलेक्शन किया जा रहा था, तो कम से कम फिर स्टेट की भी गलती है। दूसरी चीज, यूपी सरकार ने क्या किया, इनको नोटिस दिया। नोटिस कब दिया? नोटिस दिया जैसे सैटरडे रात को, और घर कब गिराया गया? संडे इवनिंग में। तो राइटर कहते हैं, आप सैटरडे इवनिंग को नोटिस दे रहे हो, संडे सुबह घर ही गिरा रहे हो, ये क्या बात हुई भाई? उनको मौका तो दो ना, वो कोर्ट में जा सकें, अपना जवाब दे सकें, आपको कुछ तो मौका दो। आपने एक रात का मौका दिया, 24 घंटे का मौका भी नहीं दिया इनको आंसर देने का। तो राइटर इस केस में बोलते हैं, मिस्टर जावेद जिनका घर गिराया गया उनको सरकार कंपनसेशन दे, उनको जो मेंटल हरासमेंट हुई उसके लिए कंपनसेशन दी जाए, जिन ऑफिशियल्स ने ये काम किया उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, और यूपी में जो उत्तर प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है इनको डिसबैंड कर दिया जाए, ये कोई काम के नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये राइटर का मानना है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो, आंसर्स में आप बुलडोजर जस्टिस को जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये सही चीज़ नहीं है। मतलब आपको जो स्टैंड लेना है ना, बुलडोजर जस्टिस के पक्ष में नहीं लेना है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको सारी बातें बोलनी है, संविधान के हिसाब से ही आपको सब कुछ लिखना है अपने आंसर्स में। तो कंक्लूजन ये है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है ना उसी को फॉलो किया जाना चाहिए। पहले केस इन्वेस्टिगेट हो, पुलिस उस केस को कोर्ट में प्रूव करे जज के सामने, और जज फिर अपनी सजा सुनाए। बिना ट्रायल के पनिशमेंट देना, ये देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में तो ये मेथड नहीं अपनाया जा सकता, और
कानून में तो गलत है ही, मोरली भी अनजस्टिफिएबल है, मोरली भी इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। इंडिया पर ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज़ का यानी पूरे वर्ल्ड का ध्यान है रिलीजियस फ्रीडम को लेके, तो ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया की इमेज को ख़राब करती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बुलडोजर जस्टिस से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो जॉब्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया कि अगले 1.5 ईयर्स में 10 लाख जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी। बट देखो अगले 1.5 साल में गवर्नमेंट ने इतनी जॉब्स प्रोवाइड कर भी देना तो भी ये इनफ नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करने के लिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंडिया में जॉब प्रॉब्लम है क्यों। सीधा सा रीज़न आपके दिमाग में आया होगा, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है यार, क्या करें। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी का ना फिलहाल स्ट्रक्चर ही ऐसा है जहां सर्विस सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा है, बट सर्विस सेक्टर ना अपने आप में नेचर ऐसा है सर्विस सेक्टर का कि सभी लोगों को एकोमोडेट नहीं कर सकता। सिर्फ जो स्किल्ड लोग हैं वही सर्विस सेक्टर में काम कर सकते हैं, लेकिन जो स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड हैं या फिर सेमी स्किल्ड हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बट हमारे देश में ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं हो पा रहा है तेजी से जिस हिसाब से ग्रो होना चाहिए। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो होता है ना तो अनस्किल्ड लोगों को या फिर सेमी स्किल्ड लोगों को भी काम मिल जाएगा। जो गिग इकोनॉमी है जैसे स्विगी जोमेटो, जॉब्स तो प्रोवाइड कर रही हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। हर साल मिलियंस की संख्या में लोग जो हैं वो लेबर फोर्स में एंटर करते हैं, मतलब जो मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन गिग इकोनॉमी, ये ओला उबर, ये इतने लोगों को थोड़ी ना जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये रीजंस हैं फिलहाल मोटे मोटे जॉब क्राइसिस के इंडिया में। बट देखो सरकार ने जो अनाउंसमेंट की है ना, इसके साथ काफ़ी सारे इश्यूज अटैच्ड हैं। सबसे पहला इशू, 7th पे कमीशन ने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट में टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ना 1994 में थी 41,76,000, 2014 में 38,90,000 और 2021 में टोटल गवर्नमेंट की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 34.5 लाख। ये लेटेस्ट जो डेटा है ये यूनियन बजट का है। मतलब मैक्सिमम आज के हिसाब से देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इतने एम्प्लॉइज हो सकते हैं मैक्सिमम 34,50,000। अब देखो सरकार ने ना 2006 से लेकर 2014 के बीच में हर साल ऑलमोस्ट 1 लाख रिक्रूटमेंट की है, 1 लाख लोगों को जॉब दी है, सरकारी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट में एवरेज तौर पर 2006 से लेकर 14 के बीच में। इनमें सारी जॉब्स आ जाती हैं। यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, रेलवे के जो एग्ज़ाम्स हैं, सब मिला के। लेकिन देखो दिक्कत ये है, मतलब एक तो दिक्कत आपको समझ में आ गई, सरकार कहती है कि आने वाले 1.5 सालों में हम 10 लाख जॉब्स देंगे, लेकिन एवरेज तौर पर सरकार ने हर साल सिर्फ 1 लाख जॉब दी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। बट देखो एम्प्लॉयमेंट में ना गवर्नमेंट जॉब्स का साइज बहुत छोटा है। मतलब कि ना सिर्फ फॉर्मल लेबर फोर्स में, मतलब ना सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स का साइज काफी छोटा है, बल्कि टोटल लेबर फोर्स में भी गवर्नमेंट जॉब्स का साइज काफी छोटा है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, आप उस आंकड़े में मत जाइएगा लेकिन एग्जाम्पल से समझ जाइएगा। मान लीजिए टोटल 100 जॉब है ना, उसमें से 2-3 लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है, बाकियों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी पड़ती है। अब ये इस 2-3% पे आप विश्वास मत कीजिएगा, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया कि टोटल जॉब्स में गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी कम हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में राइटर बोलते हैं अगर गवर्नमेंट की जॉब्स का साइज इंक्रीज होता है ना तो ये फिर सरकार के उस दावे के अगेंस्ट है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। नेक्स्ट, और देखो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये बोल रही है ना कि हम आने वाले 1.5 सालों में 10 लाख जॉब्स देंगे। इसका मतलब ये है सरकार एक्नॉलेज कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर जो ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करती है वो ज़्यादा जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ये भी एक दिक्कत है। और देखो सरकार ने ना एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सेटअप की थी 2020 में। बोला था मल्टीपल गवर्नमेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज जो है ना सबमर्ज हो जाएंगी इसी में, जैसे IBPS है, SSC है, ये सब। बट अभी तक ये एजेंसी फंक्शनल नहीं हुई। नेक्स्ट, ज़्यादा जॉब्स सरकार देगी तो सरकार के ऊपर
बजट बर्डन इंक्रीज होगा, खर्चा इंक्रीज होगा, तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं कर पाएगी, जैसे ब्रिज पे खर्च करना है, स्कूल पे खर्च करना है, इन सब पे सरकार नहीं खर्च कर पाएगी। तो जाहिर तौर पर देखो राइटर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के अगेंस्ट हैं, तो उनका जो व्यू है वो थोड़ा एक तरफा है। बट देखो ये बात भी सच है कि आज के समय में जिस प्रकार से विभिन्न देशों की इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, जैसे चाहे वो यूएसए हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, दूसरे यूरोप के, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स की जो संख्या है ना टोटल जॉब्स में वो काफ़ी कम है। हमारे देश में ही गवर्नमेंट जॉब के प्रति लोगों का जो झुकाव है ना वो ज़्यादा है, क्योंकि 200 साल तक इंडिया ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा, और उस समय ना गवर्नमेंट जॉब्स को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स बाहर से आए थे, उनकी वैल्यू काफ़ी हुआ करती थी, वो काफ़ी करप्शन भी करते थे। तो वो जो माइंडसेट है ना वो आज के समय भी चला आ रहा है। इसी माइंडसेट का तो नतीजा है, आपने देखा होगा कुछ रीजन्स में गवर्नमेंट जॉब वाले को मतलब वो दहेज की बहुत मांग करते हैं। इवन शादी के समय भी ये कंसीडर किया जाता है, लड़का या फिर लड़की, ज़्यादातर समय लड़का, उसकी गवर्नमेंट जॉब है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बट ये चीज़ें ना अगर आप नोटिस करोगे ना बैकवर्ड एरियाज में ज़्यादा है, बैकवर्ड एरियाज में या फिर रूरल एरियाज में बोल लीजिए। जैसे बेंगलोर देखिए आप, बेंगलोर में मैंने काम किया है टीसीएस में, वहाँ पे ना मतलब क्या बोलूँ आपको, मुझे लगता है हर 3 में से 2 या फिर हर 2 में से 1 वहाँ पे इंजीनियर है। वहाँ पे आप जाओगे बसेस में तो आपको पीछे बैग लटका रखा होगा, इंजीनियर्स मिलेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो साउथ इंडिया के लोग गवर्नमेंट जॉब जैसे एसएससी वगैरह हैं इनकी तैयारी काफ़ी कम करते हैं। रिलेटिवली साउथ इंडिया डेवलप्ड है एज कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया। और देखो गवर्नमेंट जॉब्स के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा झुकाव किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली बात करें तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सर्विस के लिए आना चाहते हैं, जनता की सेवा के लिए आना चाहते हैं, वो आपको भी पता है क्यों आना चाहते हैं। उनको लगता है जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, समाज में इस प्रकार की धारणा है। बट ये देखो ना, यही इतने सारे लोग जो दिन रात गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे वो आर्मी हो, एसएससी हो, कहते हुए दुख हो रहा है, चाहे सिविल सर्विसेज हो, अब यही लोग इनोवेशन में लगते, मान लीजिए स्टार्टअप्स में लगते, सरकार उन्हें प्रॉपर स्किल देती, उनके टैलेंट को यूटिलाइज करती, तो देश को कितना फायदा होता। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। लास्ट में राइटर बोलते हैं गवर्नमेंट जो है वो तो लास्ट रिसोर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन यहां पे सरकार जो बोल रही है कि हम इतने लाख जॉब्स देंगे आने वाले 1.5 सालों में, गवर्नमेंट फर्स्ट रिसोर्ट ऑफ एम्प्लॉयर बनने की कोशिश कर रही है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई है और सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने की जो कोशिश की है, इससे भी पिछले 30 सालों का जो गेन है वो डूबा है। सॉरी, मतलब एलपीजी रिफॉर्म की राइटर बात कर रहे हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स को नुकसान पहुंचा है। सरकार जो इस प्रकार से प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाती है, प्रोटेक्शनिज्म मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, इससे कंपटीशन नहीं बढ़ पाता, हमारी लोकल फर्म्स इनोवेटिव नहीं हो पाती। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का न्यू ग्रेट गेम इन साउथ पैसिफिक से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, हाल ही में चाइना ने ना सोलोमन आइलैंड्स के साथ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के बाद अब चाइना का जो रोल है ना इस साउथ पैसिफिक रीजन में इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ सोलोमन आइलैंड के मिलिट्री एंड कमर्शियल पोर्ट्स में, एयर बेसिस में भी चाइना का दबदबा देखने को मिलेगा। बस इस डील में यह डिसाइड नहीं हुआ कि चाइना इस आइलैंड पर अपना परमानेंट चाइनीज बेस इस्टेब्लिश करेगा, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ डिसाइड हो गया कि हाँ सब कुछ चाइना डेवलप करेगा। साउथ पैसिफिक रीजन है कहाँ पे, ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, ये इंडिया है, और यहाँ पे है ये सोलोमन आइलैंड्स। लोकेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है पैसिफिक ओशन में, और एक तरफ पैसिफिक ओशन है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है। काफ़ी शिपिंग लेन्स यहाँ से गुजरती हैं, मतलब शिप्स जो है यहाँ से गुजरते हैं, और इन आइलैंड्स के आसपास ना नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं। बेशक ये आइलैंड्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देखो किसी भी देश का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना, वहाँ पे
जो रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज पर हक उस देश का होता है। तो सोलोमन आइलैंड्स के आसपास जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, यानी EEZ है, वहाँ पर काफ़ी रिसोर्सेज हैं, बड़ा है एरिया। ये आइलैंड्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। अगर पॉपुलेशन की बात करें, इनका जो लिंक है, चाहे वो डिजिटल लिंक हो, ट्रेड लिंक हो, ग्लोबल मार्केट के साथ लगातार मजबूत हो रहा है। और वैसे ये जो आइलैंड्स है ना, सोलोमन आइलैंड्स, क्लाइमेट चेंज के कारण काफ़ी खतरे में भी हैं, वल्नरेबल हैं। अगर चाइना के बढ़ते एक्सपेंशन की हम बात करें, चाइना क्यों एक्सपेंड कर रहा है? चाइना वरीड है क्वेड से। क्वेड में जहां एक तरफ इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब देश हैं, एक्सपर्ट्स बोलते हैं क्वेड का निर्माण हुआ है चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। तो चाइना भी इनको जवाब देना पड़ता है, चाइना इनको जवाब देना चाहता है। चाइना इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहता है, इसलिए चाइना उन देशों की तलाश में है जिनके साथ वो एग्रीमेंट साइन कर सके, जिनको अपने ग्रुप में ला सके। और इसी चक्कर में वो अब सोलोमन आइलैंड्स को अपने ग्रुप में लेके आए हैं। सोलोमन आइलैंड्स, ये देखो, जहां ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के नजदीक पड़ते हैं, आपको लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया तो क्वाड में है, यही तो दिक्कत है ना। जैसे देखो श्रीलंका है, श्रीलंका एक गेम खेलती है, इंडिया को बोलती है कि देखो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, हमें मदद दे दीजिए। चाइना को भी यही बात बोलता है, यानी दोनों तरफ से नेगोशिएट करता है श्रीलंका, इंडिया का भी फायदा लेता है, चाइना का भी। तो ये सोलोमन आइलैंड्स वाले भी काफी चालाक हैं, नजदीक ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन एग्रीमेंट चाइना के साथ किया है। अब ऑस्ट्रेलिया को डराएंगे, देखो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, हमें मदद दे दीजिए। तो ये ब्लैकमेलिंग वाली जो रणनीति है ना, काफी बार हम देखते हैं, नेपाल भी ऐसा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, चाइना जो है ना, साउथ पैसिफिक ओशन को अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है, इसलिए यहां पर दबदबा जमाने के लिए छोटे छोटे जो आइलैंड्स है ना, छोटे छोटे आइलैंड है, अपने आप में देश भी हैं, तो इन देशों के साथ में चाइना MOU साइन करना चाहता है। MOU साइन करने के बाद में सोलोमन आइलैंड्स ने डिसीजन लिया कि वो ताइवान के साथ अपने रिलेशंस कट कर देंगे, क्योंकि चाइना बोलता है ताइवान अलग से देश नहीं है, हमारा हिस्सा है। सोलोमन आइलैंड्स ने यह भी कहा कि हम वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करेंगे। बट देखो, दूसरी तरफ चाइना के अगेंस्ट USA भी कोशिश कर रहा है कि इस रीजन में छोटे छोटे आइलैंड्स के साथ रिश्ते अच्छे किए जाएं और अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज किया जाए। तो राइवलरी है इस पैसिफिक ओशन में दोनों के बीच में, एक तरफ US, दूसरी तरफ चाइना। जैसे हाल ही में USA के प्रेसिडेंट जो बाइडन पहले US के राष्ट्रपति बने जिन्होंने पैसिफिक आइलैंड फोरम के लीडर्स की वर्चुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने सोलोमन आइलैंड्स में अपनी एम्बेसी को फिर से रीओपन करने की इंटेंशन जाहिर की, जो कि बंद हो गई थी 1993 में। US के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी फॉरेन मिनिस्टर हैं, एंटोनी ब्लिंकन, इन्होंने पैसिफिक आइलैंड नेशंस में विजिट किया और पहले US सेक्रेटरी बने जिन्होंने पिछले 36 सालों में फिजी में विजिट किया। इस पूरी राइवलरी में देखो, पैसिफिक आइलैंड नेशंस का व्यू पॉइंट ये है कि भैया देखो, ये जो रीजन है ना, ऑलरेडी काफ़ी वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से। चाइना और US के बीच राइवलरी का एपिसेंटर ये ना बन जाए, ऐसा पैसिफिक आइलैंड नेशंस को लगता है। लेकिन वो ना ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक हैं, वो अपनी डिपेंडेंस जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर घटाना भी चाहते हैं। लेकिन उन्हें एक बात ये समझनी चाहिए, चाइना आपको लोन देगा और आप चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाओगे, जैसे श्रीलंका फंस गया, जैसे मालदीव फंस गया। तो आप सोच समझ के चाइना से लोन लीजिएगा। इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखो, इंडिया को भी अपने कार्ड्स अच्छे से प्ले करने चाहिए। जैसे फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन सेटअप किया जा सकता है। इस फोरम की सहायता से इन आइलैंड कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ कोऑपरेशन को मजबूत किया जा सकता है। वैसे इंडिया का ज़्यादा फोकस ना इंडियन ओशन पे ही रहा है, जहाँ पे ट्रेडिशनली इंडिया बड़ा रोल प्ले करता आया है। बट ये इनिशिएटिव अगर लेता है ना इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, ये एक सीरियस प्रयास होगा पैसिफिक रीजन के साथ कोऑपरेशन को इंक्रीज करने का इंडिया का। तो ये इंडिया को करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया साउथ पैसिफिक ओशन में राइवलरी से संबंधित। इसके बाद देखो, नेक्स्ट आर्टिकल है क्रिप्टो मार्केट के क्रैश होने का। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इसमें ऊपर से पॉइंट्स देखते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो काफ़ी गिर गई है। जैसे बिटकॉइन की वैल्यू 2/3 कम हो गई है, और इथेरियम जो एक और क्रिप्टो करेंसी है ये तो 80% गिर गया है। रीजन्स देखो, एक ये है, सबसे पहला
यूएसए में ना इंटरेस्ट रेट्स टाइट हुई हैं, इंटरेस्ट रेट्स टाइट हुई हैं मतलब लोगों के पास कम पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, ये एक रीज़न है। दूसरा, कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये पूरी की पूरी जो क्रिप्टो करेंसी है ना स्पेकुलेशन पे डिपेंड करती हैं और एज सच कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की तो कीमत है ना, मार्केट में जाओगे कहीं पर भी आप ले सकते हो। क्रिप्टो करेंसी को नॉर्मल यूज में नहीं लाया जा रहा है तो अपने आप में क्रिप्टो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। इसको देखो आप उससे कंपेयर कर सकते हो, कोई पुरानी चीज है, एंशियंट है, अब कोई पुरानी कलाकृति है उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो काफी रुपए की बिक जाएगी, लेकिन कोई रेयर पर्सन ही उनको खरीदता है। आप किसी नॉर्मल पर्सन को जाके बोलोगे कि ये पुरानी कलाकृति है 2000 साल पुरानी, इसको आप 2 करोड़ में परचेज कर लीजिए, वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं करना भाई, मैं क्या करूंगा इसका। तो उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी की ना अपने आप में कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है। हालांकि इसके विपक्ष में कुछ लोग ये बोलते हैं कि गोल्ड की भी तो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है ना, तो फिर जवाब दिया जाता है ऐसे लोगों को यानी क्रिप्टो करेंसीज के समर्थकों को कि भैया गोल्ड सदियों से चला आ रहा है, मतलब 2000 साल पहले भी गोल्ड की कीमत थी, आज भी कीमत है, तो गोल्ड को आप क्रिप्टो करेंसी से कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ एक्सपर्ट्स पहले बोला करते थे कि कई देश इसको अपनाने लगेंगे, लेकिन किसी देश ने, किसी मेजर कंट्री ने नहीं अपनाया। चाइना, रशिया, इन्होंने तो बैन कर दिया, इंडिया ने टैक्स लगा दिया क्रिप्टो करेंसीज के गेन पर काफी ज्यादा। तो मतलब ऑलमोस्ट सभी देश चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ज्यादा ग्राउंड गेन ना करे, क्योंकि इससे उनके सेंट्रल बैंक की जो ऑटोनमी है, सॉवरेनिटी है, वो वायलेट होती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज की जो मार्केट है काफी क्रैश कर रही है। अगर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ लेती है तो आप बता सकते हो। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज को डिस्कस किया, चौथा तो बिल्कुल ब्रीफ में था। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।